हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड ये वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद था आप लोगों का। कल केवीएस का रिजल्ट आया था, है ना। सो जिन लोगों का क्वालिफाई हो गया उनके आगे की स्ट्रेटजी के बारे में है ये वीडियो का मकसद, कि आगे अब उन्हें कैसे पढ़ाई करनी है, बाकी टीयर टू की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, और हम कैसे अपनी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 10 उनको आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। और उनकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने बहुत ही रिसर्च करके बाद बनाया है, काफ़ी ज़्यादा गूगल पे एआई से हेल्प ली है, बाकी अपने टीचर्स जो मेरे केवीएस के हैं, क्योंकि मैं भी केवीएस से पढ़ा हूँ, तो मैंने अपने टीचर से भी पूछा है। अ, ठीक है, तो मैं अपने अपने बारे में बता दूँ, मैंने फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक सब केवीएस से ही किया है, ठीक है। तो मेरे जो टीचर्स ने मुझे बताया, मैंने उनसे राय लेने के बाद इस वीडियो को बनाया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो, अपना केबीएस का जो था रोड मैप वो ये था। पहले टीयर वन था, जिसकी वजह से हमने मेंस एग्जामिनेशन जो उसका टीयर टू है उसके अंदर एंटर कर किया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टीयर टू होगा, और उसके बाद एक स्टेज थ्री होगी जिसमें हमारी टाइपिंग टेस्ट होगी, ठीक है। तो इस टीयर टू में क्या है, बेसिकली हमारे सिलेक्शन में एक जो रोल है वो सिर्फ टीयर टू का है, ठीक है। टीयर वन का काम बस इतना था कि हमें टीयर टू की तरफ ले जाए, ठीक है। और स्किल टेस्ट का है बस क्वालिफाइंग करना है, इसे बस पास कर दो। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो टीयर टू के नंबर पे होगा, ठीक है। तो टीयर टू में जितना ज़्यादा स्कोर करवाओगे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ठीक है, सो अगर आपने टीयर वन बॉर्डर से ही पास कर लिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टीयर टू में आप अच्छा स्कोर कर लीजिए तो वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो टीयर टू के बारे में अगर बात करें तो टीयर टू में ये है सिलेबस, 100 मार्क्स का पेपर होगा, एंड इसमें 60% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 40% डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1.25 की, यानी 1/4 की, ठीक है। तो यानी कि 60 क्वेश्चन अपने एमसीक्यू वाले होंगे, ठीक है। और बाकी 10 क्वेश्चन होंगे अपने सब्जेक्टिव वाले, और जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, ठीक है। मैं इस वीडियो में एक पेपर भी लेके आया हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा सैम्पल पेपर अपना आ सकता है उसी के जैसा पेपर है जो मैंने खुद बनाया है। तो वो वीडियो पेपर को देखने के लिए वो लास्ट में दिखाऊंगा मैं, ठीक ठीक है। सो देखिए, अ, तो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्ट को तो आप जानते हो, मैं एक बार डिस्क्रिप्टिव आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया, डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, उसको आंसर लिखना होता है। जैसे आप अपने 10th 12th में लिखते थे, 9th 10th क्लास में जो आपने पढ़ी थी, कोई अगर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से कोई भी हो, ठीक है। तो जैसे उसमें कुछ भी आ गया, एक्सप्लेन क्वेश्चन आ गया, मान लो एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन 50 वर्ड्स। तो अब आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में 50 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। बस वही है, इसी बोलते हैं सब्जेक्टिव। सो अब सब्जेक्टिव का सिलेबस एक बार मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या है, 3 सेक्शन आएंगे बेसिकली: कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो कंप्यूटर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी, ठीक है। एंड सो कंप्यूटर का आपको पढ़ना पड़ेगा, लगभग पढ़ेंगे इसको मान के चलिए 12th और 10th से लेकर 12th तक की जो कंप्यूटर की बुक्स हैं ना, सीबीएसई मीडियम की, एनसीईआरटी की, तो वो पढ़ लो आप भाई, ठीक है। वही सफिशिएंट होगी, और उसके लिए भी आपको कुछ नहीं पढ़ना। मैं अब कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको सारे चैप्टर पढ़ाऊँगा एक एक करके, तो वो आप देख सकते हो। बाकी जीएस तो आप जो पढ़ी है, जिससे अपनी प्री के लिए पढ़ी थी उसी से आप जीएस पढ़िए, कुछ नई स्ट्रेटेजी नहीं करनी है, ठीक है। बाकी रीजनिंग भी, कुछ में भी कुछ नहीं है, नया नहीं करना है। जो आपने प्री के लिए पढ़ा था वही रीजनिंग को की प्रैक्टिस करते रहना, जीएस और रीजनिंग की बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जीएस में क्या है, बस नई नई करंट अफेयर पढ़ते रहना, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई योजना वगैरह आ रही हो नई, है ना, स्कीम वगैरह, वो पढ़ना है। रीजनिंग की बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कंप्यूटर को बस पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर में भी कौन से नए टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक एमएस वर्ड बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, ठीक है। एमएस वर्ड की, एमएस पावर पॉइंट नहीं आता पीपीटी वाला, ठीक है। एंड एक्सेल नहीं आता। लाइक एक्सेल में भी बस ये नहीं आएगा कि ये वाले, कि व्यू और होम और पेज वाले प्रिंट वगैरह का क्या होता है, इसमें आता है डिटेल वाला चीज़। लाइक
लाइक कुछ जो मेल मर्ज टर्म होती है वो क्या होता है ना। इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं एक सेल के अंदर, एक्सेल के, है ना। तो टफ चीज़ आती है, अब आसान चीज़ें नहीं आती, तो आपको इसमें बहुत ही डीप में पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे से। ठीक है। सो अब इसको पढ़ने के लिए आप लोग अपने अलग अलग सोर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वरना वरना मैंने एक बहुत ही अच्छी किताब देखी है अमेज़ोन पे, जो कि केवीएस टीयर 2 के पैटर्न के लिए ही बनी है। इसमें आपको 10 मॉडल मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे। ठीक है। 10 मॉक टेस्ट हैं इसमें, और ये बहुत ही सस्ती भी बुक भी है। बाकी मैंने इसकी और वो कंपनी की बुक देखी तो वो पूरी 1000 रुपये की बन रही थी, बट ये सिर्फ 320 रुपये की है। ठीक है। और डिलीवरी चार्ज लगा के ये आपको लगभग 370 या 80 की पड़ेगी। इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि देखो हमने अभी तक जितनी भी मैंने वेबसाइट देखी, टेक्स्ट बुक वगैरह, और जितने भी मॉक टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म है या जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, कहीं पर मुझे नए मॉक टेस्ट नहीं मिले। ठीक है। ये वाले, क्योंकि इंपॉर्टेंट अभी ये चीज़ चेंज हुआ है। तो नए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आप इस बुक को ज़रूर से खरीद लीजिए भाई। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इसको खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी इसमें आपको वही 10 पेपर मिल जाएंगे, 60 एमसीक्यू वाले और 10 डिस्क्रिप्टिव वाले। ठीक है। और उनके आंसर भी मिलेंगे, और उसमें बहुत टिप्स भी दे रखे हैं कि आंसर राइटिंग के वक्त क्या क्या करना है। ठीक है। सो 70 रुपये डिलीवरी चार्ज दिखा रहे हैं, तो ये ब्रिटिश बेसिकली आपको 400 की पड़ जाएगी। ठीक है। इसमें पूरा नया सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो इसको लेना आप कंसिडर कर सकते हैं भाई। ठीक है। सो ये तो आ गया ये। अब आगे देखते हैं। तो अब देखो, जो कल ही सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज़ किया है, पहले तो आपका एग्ज़ाम भी सीबीएसई करवा रहा है। ठीक है। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो मार्किंग स्कीम है वो भी देख लेना आप लोग। ठीक है। बाकी देखो जनरल नॉलेज में क्या क्या है। हिस्ट्री जो अपने नॉर्मल पढ़ी है, वही वही हिस्ट्री आएगी एग्जैक्ट, कोई चेंज नहीं होगा। ज्योग्राफी भी वही आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। इकोनॉमी में भी कोई चेंज नहीं होगा, वही चीज़ आएगी, है ना, जो हमने पढ़ी है। लाइक रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, है ना, और आरबीआई, एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना, वही सब है। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन वही आर्टिकल वगैरह आ जाएंगे, एंड साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट्स, करंट इंडियन वर्ड, ये वो करंट अफेयर हो गई। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में अपनी यही आ जाती है। तो ये तो हमें जनरल एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंस, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, सिमेंटिक, है ना। तो बस देखो, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग में आप कुछ मत करो, डेली एक एक जो है एक सेक्शन मॉक टेस्ट दे दो सीजीएल का। कि इसका मत दो भाई, सीजीएल टफ लेवल का दो, सीजीएल का या फिर सीएचएसएल मेंस का। क्योंकि जब टफ लेवल दोगे तो ये केवीएस वाले तो बहुत ही ईजी है, लगेगा आपको उसके सामने। तो डेली इनके लिए कुछ मत करो, बस एक सेक्शन मॉक टेस्ट दो, उसी में आपका कवर हो जाएगा। एंड कंप्यूटर लिटरेसी के लिए आपको कुछ नहीं, बस पढ़ना है भाई। और पढ़ने के लिए मैं आपको जो बुक बताई, या तो आप कंप्यूटर की कोई बुक ले कंसिडर कर सकते हो, है ना। एंड कंप्यूटर की एक मेरे पास बहुत ही अच्छी बुक पता है, उसको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से उस बुक को कंसिडर कर सकते हो। वरना आप कोई अदर सोर्स हो आपके पास तो वो देख सकते हो। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, देखो मैंने आपको बताया था, रैम रोम बता आएगा। ठीक है। इनपुट डिवाइस बहुत ईजी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, IT एंड सोसाइटी, इंडियन IT एक्ट भी आएगा। ठीक है भाई। डिजिटल सिग्नेचर्स, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट, मोबाइल स्मार्टफोन्स, इंफॉर्मेशन कायोस्क, ई गवर्नेंस, यानी कि अपनी ये भी चीज़ भी अपने पढ़ लेंगे आराम से। ठीक है। तो ये तो आ गया। या फिर मैं ऐसा करूँगा, जो है कंप्यूटर लिटरेसी की ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, हर चैप्टर की शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लगभग 10 10 मिनट की बना दिया करूँगा। इसमें आप लोग देख के सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है। सो हर चैप्टर की डेली एक वीडियो बना दो, और आप लोग उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आपकी कंप्यूटर आराम से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने यार मैंने बीसीए की, वो हुआ है बीसीए, पूरा कंप्यूटर का कोर्स है पूरे, है ना। 10 12 में मेरे पास कंप्यूटर थी, 10 से लेकर 12 तक पाइथन थी मेरे पास, केवीएस केंद्रीय विद्यालय में था हम, है ना। तो उसमें मैंने कंप्यूटर पढ़ा पूरा। बाकी फिर अब अभी मैं एमसी कर रहा हूँ, एमसी में भी कंप्यूटर ही मैंने पढ़ी है। तो कंप्यूटर को मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूंगा, जो जो मैंने पढ़ा है। ठीक है। सो ठीक है, कंप्यूटर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी नेक्स्ट देखते हैं भाई। हाँ यार, टाइपिंग भी देखो अपनी उसी दिन होगी।
जिस दिन अपनी वो होगी एग्ज़ाम, तो उसी के थर्ड, तो टाइपिंग में क्या है, या तो आप 35 वर्ड WPM इंग्लिश में कर लो, या 30 वर्ड WPM हिंदी में कर लो। ये बस क्वालिफाइंग कैटेगरी है, आपको 35 के 35 लानी पड़ेगी या 36 ले आओ, ठीक है, बस पास होना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बत मान लो 45 ले आए टाइपिंग में, ठीक है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, बस पास हो, ये 45 वाला भी पास है और 36 वाला भी पास है, ठीक है। और पर अगर आपके 30 आ गए टाइपिंग में, तो आप फेल हो, है ना। 35 से ऊपर ही आना चाहिए। बाकी अगर मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनली एडवाइस दूँ, तो आप इंग्लिश और हिंदी में से इंग्लिश वाली को कंसिडर करना भाई। इंग्लिश में लाना आसान होता है कंपेयर टू हिंदी में लाना, ठीक है। तो इंग्लिश वाली बहुत ही ज़्यादा सही रहती है, और आप प्रैक्टिस डेली करते रहो। डेली 1 घंटा भी दोगे ना टाइपिंग में, सफिशियंट है भाई। बस 1 घंटा प्रैक्टिस करो डेली। टाइपिंग की वेबसाइट एक मैंने ऐप बता रखा है, और टाइपिंग का एक फ्री सॉफ्टवेयर भी मैंने बता रखा है, कौन सा है, तो उसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और वीडियो है ना। तो वो सॉफ्टवेयर में आपको फ्री डाउनलोड कैसे करना है और उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, वो सब मैंने उस वीडियो में दिखा रखा है। आप उस वीडियो को जाके ज़रूर से देख लीजिए इसके जस्ट बाद, है ना। और वरना बाकी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब आपसे पैसे मांगते हैं, और ठीक है। कंप्यूटर के प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक और होगा, देखो टाइपिंग के मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस एक बार, ये आप सिलेबस देख सकते हो इसमें। अ, देखो, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 100 नंबर का होगा अलग से। इसमें क्या पूछे, MS वर्ड, एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट और इंटरनेट, इन सिर्फ 5 चीज़ों से ही सवाल पूछे जाएंगे, सिर्फ 100 नंबर के, यानी कि दबा के आएगी। MS एक्सेल, एक्सेल वर्ड है तो इनको तो दबा के पढ़ लो भाई। MS वर्ड, एक्सेल, इसको एक्सेल को ज़रूर से रट डालो अच्छे से, ठीक है। यानी 25-25 ये मार्किंग इसकी मेरे हिसाब से रह सकती है इन चारों चीज़ों से, ठीक है। बाकी ये वैसे ये भी क्वालिफाइंग है CPT वाला। सो बेसिकली आपके पास अभी लगभग 25 दिन मान के चलो यार, है ना, क्योंकि अभी आपके कुछ दिन होली में भी ख़राब होंगे, तो 25 दिन का बेसिकली ये शेड्यूल बनाया है मैंने। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले डे 1 से लेकर 10 तक फोकस करो ऑब्जेक्टिव थ्योरी पे और कंप्यूटर सिलेबस रिवीजन करने में, ठीक है। मतलब अपने जो MCQ वाले क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लो, और कंप्यूटर सिलेबस आप लोग नया पढ़ोगे पहली बार अगर, तो आपको नया पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, मान लो किसी और का एग्जाम कभी दिया था, CGL वगैरह का, या फिर किसी और जिसमें कंप्यूटर आई थी, तो उनको थोड़ा सा रिवाइज करना है, ठीक है। सो ये एक से लेकर 10 दिन के अंदर ये कर दो डेली, है ना। फिर बचे हुए 11 से लेकर 20 दिन के अंदर अपनी सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करो, है ना। इसमें आपको लिखने की प्रैक्टिस करो यार। देखो अपने लोगों ने लिखना बंद कर दिया मेरे हिसाब से, 12th ग्रेजुएशन के बाद से आपने पढ़ना लिखना बंद कर दिया होगा। जिसकी ग्रेजुएशन हो गई वो तो काफ़ी दिनों से नहीं लिखा होगा, और जिसकी चल रही है उसने उसे लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस होगी। सो वही प्रैक्टिस आपको दोबारा से करनी है। PDF मैंने दे रखी है आपको पेपर की, उस पेपर को एक बार सॉल्व करो। बेसिकली टाइम लगा के पूरा 2 घंटे, 2 ढाई घंटे का टाइम लगाओ, और पूरे पेपर को एकदम प्रिंट निकालो पहले तो उसका, ठीक है। प्रिंट में निकालो, ऐसे मोबाइल में PDF खोल लो अगर नहीं निकाल पाओ, और उसको 5-6 पेज लो एक साथ, उसे स्टेपलर करो और लिखना स्टार्ट करो भाई, एकदम रियल एग्ज़ाम की तरह, जैसे रियल एग्ज़ाम में होगा। और बीच में कभी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। और पूरे जब तक 2.5 घंटे ना हो तब तक लिखते रहना है, और एंड में फिर उसे चेक करवा लो। चेक करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, मुझे भेज सकते हो अपने टेलीग्राम नंबर, वरना AI टूल्स हैं बहुत ही ज़्यादा, AI टूल्स, तो उन AI टूल्स को इस्तेमाल करके आप अ, डाल सकते हो। अब AI टूल्स आप लोग जानते होंगे, जैसे कि जेमिनाई हो गया, ChatGPT हो गया, है ना, और ग्रोक हो गया, तो इनमें से किसी से भी आप डलवा सकते हो, ठीक है। वो लोग आपको चेक कर देंगे, एग्जामिनर आपके नंबर ही बता देंगे। और डे 21 से 30 में लास्ट में इंटेंस मॉक टेस्ट दो, और 1 आवर डेली टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहो भाई। ये हो गया आपका। आपका बेसिक एग्जाम बेसिकली 26 मार्च को है, तो बहुत कम टाइम है, तैयारी कर लो भाई जितनी ज़्यादा कर सको। नेक्स्ट है MS ऑफिस में एक्सेल चला के देखो, इसकी क्लासेस लो बेसिकली यूट्यूब पे, या फिर किसी बुक खरीद लो भाई कंप्यूटर की, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वो। तो इससे आपको एक्सेल की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है।
कुछ जो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है वो आपको ये हैं, ये लाइक देखो, मसल मेमोरी बनने में टाइम लगता है, तो टाइपिंग के दौरान पहली बात तो आपको स्पीड पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर आप टाइपिंग पहली बार कर रहे हो तो स्पीड पे फोकस बिल्कुल मत करो, बस एक्यूरेसी पे फोकस करो। जैसे जैसे एक्यूरेसी आपकी ठीक होगी, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। स्पीड बढ़ाने का बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली स्पीड बढ़ाने की जल्दी जल्दी टाइपिंग करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी बहुत पहले यही करता था, मैं भी जब मैंने टाइपिंग सीखी थी तो मैं सीधे जल्दी जल्दी बटन दबाता था, सोचता था जल्दी स्पीड बढ़ाओ, बट हमेशा गलत हो जाती थी, मतलब बहुत सारे सवाल गलत हो जाते थे, मतलब वर्ड्स टाइप गलत टाइप हो जाते थे, स्पेस छूट जाता था, है ना। तो धीरे धीरे टाइप करो, बट सारे वर्ड सही टाइप करो, क्योंकि एक्यूरेसी भी देखी जाती है। अगर किसी बंदे ने 45 WPM स्पीड लेके आया है, ठीक है, बट उसकी एक्यूरेसी सिर्फ 80% ही है, और किसी बंदे की देखिए 36 WPM ही है, बट उसकी एक्यूरेसी 95% है, तो सिलेक्शन किसका होगा? इस दूसरे वाले का होगा भाई, क्योंकि 20% एरर बहुत ज़्यादा होती है, एरर में फेल हो जाएगा, समझे, इसीलिए। बाकी वीक ड्राफ्टिंग फॉर्मेट है, यानी कि इसका मतलब आंसर लैंग्वेज स्क्रिप्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की आंसर कैसे लिखने हैं, तो वो उसका तरीका होता है। पहले लिखना है आपको, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है अगर, तो उसका फॉर्मेट ये होता है, पहले आपको देना है उसका इंट्रो, 1 से 2 लाइन में आपको इंट्रो देना है। वैसे कि आपके क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, तो 1 से 2 लाइन में इंट्रो दे दो, कोई बहुत ही बड़ा खींच के मत लो, मतलब फालतू में, जैसे आप अपने ग्रेजुएशन पेपर में अपने क्वेश्चन को बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा होगा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे मेन बात बहुत ही कम शब्दों में कह के अपनी काम खत्म करके दूसरे क्वेश्चन पे जाना है। हमें ये एग्जाम की अपने ग्रेजुएशन पेपर की तरह ये नहीं करना है कि पेपर को बस 32 पेज की कॉपी है, पूरी की पूरी भरनी है, उसमें फालतू चीज़ें लिखनी है, बहुत ही बड़ा चढ़ा के अननेसेसरी, एक ही बार को दो तीन एक ही बात को 2-3 बार में घुमा घुमा के लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, वरना आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी भाई, है ना। तो आपको कम शब्दों में मेन बात बतानी है, तो इसके लिए आपको राइटिंग पैटर्न पता होना चाहिए। तो राइटिंग पैटर्न बेसिकली ये है, 1 से 2 के एंटर लाइन में अपना इंट्रो दे दो, ठीक है। दो से हाँ, फिर 1 से 2 लाइन में उसका बोल दे दो मेन जो आंसर का पॉइंट है। लाइक अगर आपसे पूछा गया है व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, सो तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, 1 से 2 इंट्रो दे दिया, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, फिर इस अगले पॉइंट में उसको बता दिया उसके मेन पॉइंट क्या होते हैं, लाइक वो उसके एडवांटेजेस बता दिए बेसिकली, है ना। फिर अगली लाइन में उसके कुछ एग्जांपल वगैरह हैं, या फिर उसके फीचर्स वगैरह हैं वो बता दिए, और लास्ट में थोड़े से एग्जांपल दे दिए। अगर एग्जांपल होने लायक हैं तो, नहीं है तो मत दो, बस इतना ही फॉर्मेट रहता है, ठीक है। और सीबीएसई स्टेप मार्किंग करता है, हमारे पेपर में भी स्टेप मार्किंग होती है, और सीबीटी में भाई ओवर कॉन्फिडेंस। तीसरा पॉइंट ये है, ये तो मैंने आपको बता दी इसका, अब तीसरा पॉइंट ये बताता हूँ मैं, सीबीटी का ओवर कॉन्फिडेंस, भाई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, ठीक है। आपको टाइपिंग और कंप्यूटर, इंग्लिश कंप्यूटर बिल्कुल, मतलब एमएस वर्ड और ऑफिस को बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा बिल्कुल भी पता नहीं रहता है यार, ना हमें बताया, ना हम ये चीज़ें हमने कभी पढ़ी हैं, वो डेली पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये तो मैंने स्टेप्स बताई, अभी मैं आपको लास्ट में एक पेपर भी दिखाऊंगा, और एक अच्छा सा आंसर फॉर्मेटिंग का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है, आइडियल आंसर कैसा होता है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि एक देखो, मैंने कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लिख के लाया हूँ, पहले वो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। लाइक ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेंशन इट्स मेन फंक्शंस, पैराग्राफ, ठीक है, यानी कि इन 50 वर्ड्स में लिख दो। तो अब इसमें आपको क्या करना है, पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड ठीक है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। फिर अगली 3 से 4 लाइन में इसके इसके फंक्शंस बता दो, इसमें फंक्शंस में इसके क्या बताओगे, वर्क बताओगे, कहाँ पे ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर अगले से लाइन में हमने थोड़े इसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, प्रोज बताओ, इसीलिए कॉन्स मत बताओ, ठीक है। और लास्ट में फिर हमने जो है एग्जांपल बता दिए ऑपरेटिंग सिस्टम से, लाइक विंडोज़, मैक, है ना, लिनक्स, ये हो गया। अब ऐसे एक आइडियल आंसर लिखना है आपको इस तरीके से, ऐसा नहीं कि आपने बीच बीच में कुछ भी लाइन डाल दी, कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया, तो बिल्कुल बेकार चीज़ है भाई, ठीक है। सिमिलरली अगर आप आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, मान लो एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे भाई,
तो इसमें आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, 2 से 3 लाइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। अब इसे एक्सप्लेन करने के टाइम में आपको उसके बारे में बताना है, उसके आर्टिकल बताने हैं, ठीक है। इसमें कितने हेड होते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये बता देना हो, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना बताना है। फिर अगले 3 से 4 लाइन के अंदर इसके रोल्स बता देने कि ये क्या क्या करता है, लाइक कंडक्टिंग करवाता है अपने लोकसभा के इलेक्शन करवाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन करवाता है, बाकी इट आपके वोटर आईडी कार्ड इशू करता है। इसके जो जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको बता दिया हमने। आप बुलेट पॉइंट में बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं पैराग्राफ में लिख दिया अपने बेकार सा। हाँ, आपको एक बुलेट पॉइंट में लिखना है अच्छा सा, ठीक है, बुलेट पॉइंट। तो जिससे क्या है, एग्जाम्पल को पढ़ने में भी अच्छा लगता है, एग्जाम का टाइम बचता है, एग्जाम पर समझ आता है कि लड़के को नॉलेज है ना, और अच्छे से लिखा भी है तो वो आपको अच्छे नंबर देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल। और तीसरा क्वेश्चन है भाई, अगर मान लो आपसे कोई टेबल वाला डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछ ले, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम, तो इसमें आपको 2 तरीके हैं। पहला तो तरीका होता है वो जो बच्चे यूज़ करते हैं जनरली पैराग्राफ के फॉर्म में। भाई पहले रैम को एक्सप्लेन कर दिया हमने 5-6 लाइन में, फिर दूसरा पॉइंट डाला रोम, और यहाँ 5-6 लाइन में रोम को एक्सप्लेन कर दिया, जो कि पढ़ने में बहुत ही बेकार है और बहुत बुरा तरीका है। इसमें अगर आप पढ़ोगे तो सोचो एग्जाम में कितना टाइम लगेगा और कितनी मेहनत वेस्ट होगी उसकी। यानी वो एक लाइन पढ़े आपकी, उसमें आपको खुद ही हाईलाइट करेगा कौन सा पॉइंट आपने अच्छा लिखा है, कौन सा कीवर्ड अच्छा लिखा है ना। फिर रोम रोम को पढ़े, इतना उसका टाइम वेस्ट होगा, है ना। आपकी कॉपी उसे बोरिंग सी लगेगी। तो आपको ये नहीं करना है, आपको एक स्मार्ट तरीका करना है, लाइक एक टेबल बनाओ ऐसे, इधर लिख दो रैम और इधर लिख दो रोम, ठीक है। और यहाँ पे एक एक करके पॉइंट में ऐसे डिफरेंस बताओ बताओ, अच्छे अच्छे से लगभग 6 से 7 डिफरेंस बता दो, सफिशियंट है। और ये आंसर बहुत ही बढ़िया माना जाता है, एग्जाम में इसे ही सबसे अच्छा मानता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का अगर डिफरेंस पूछा जाए तो टेबल फॉर्म में बनाओ हमेशा, ठीक है। और क्वेश्चन में अपने डायग्राम का यूज़ करो, कि है ना, फ्लो चार्ट का यूज़ करो, एरोज का यूज़ करो। ये तो हो गया। अब मैं आपको एक अच्छा सा आइडियल क्वेश्चन और आंसर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन वाला, ठीक है। ये वाला है, इसका मैं एक आइडियल आंसर दिखाता हूँ जो कैसा होना चाहिए। सो एक आइडियल आंसर ऐसा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन वाले का, क्योंकि लाइक जैसे कोई आंसर में मैंने बताया है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इस्टेब्लिश कौन सी, अंडर आर्टिकल 324 के अंदर बनाया गया है, यहाँ पे मैंने आर्टिकल मेंशन कर दिया, ठीक है। इसका काम बताया मैंने क्या क्या, इट कंडक्ट करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कंडक्ट कराता है इलेक्शन, ठीक है। ये इसका वर्क बता दिया। थोड़ा हमने इसके और वर्क बता दिए, लाइक इट सुपरवाइज करता है इलेक्शन प्रोसेस को, रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को, एंड इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड इम्पार्शियलिटी इन इलेक्शन। ये हमने इसके वर्क बता दिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा ही गया था कि जैसे आपका रोल बताना है, तो हमने रोल बता दिए। अब इसमें कोई हमें फालतू चीज़, अगर आंसर को बड़ा करने के लिए हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी जोड़ सकते हैं, लाइक इसके हेड कौन है। बट हमें इतना फालतू को भी नहीं लिखना है, ना बहुत ही ज़्यादा लिखना है ना बहुत ही कम लिखना है। ज़रूरी नहीं कि हमें, ऐसा नहीं है कि हम आंसर बड़े लिखेंगे तो हमेशा नंबर ही मिलेंगे। मतलब आंसर को अपना ठीक ठाक रखो, बहुत ही ज़्यादा लंबा भी मत लिखो। और आंसर राइटिंग के वक्त देखो, मार्जिन देखो जरूर देख लेना। जैसे अगर आपका पेज ऐसा होगा तो एक लाइन यहाँ से खींचो और एक लाइन थोड़ी यहाँ से खींचो, है ना। और फिर इतने एरिया के अंदर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। मार्जिन स्पेसिंग एकदम अच्छे से रखनी है, ठीक है। लाइक इसमें लिख के देख सकते हो आप, लाइन यहाँ सारे शब्द एक ही जगह से स्टार्ट हुए हैं और एक ही जगह पे ख़त्म हुए हैं। कोई आगे पीछे नहीं है कि ऐसा नहीं है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चला गया। और ना कटिंग भी बहुत कम करो। अगर मान लो कोई चीज़ गलत हो गई तो सिंपली ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे। ऐसे मत करना बिल्कुल भी, ऐसे कटिंग मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पेपर दिखाया, बाकी बस तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई। एंड आप इसको पढ़ सकते हो, आपका बस बस टीयर 2 है, टीयर 2 के बाद आपको नौकरी मिलेगी अच्छी सी, है ना। सो आप तैयारी करते रहिए भाई, पढ़ाई करते रहो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने लिंक दे रखी है, तो उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। अभी मैंने बनाया है वो आज ही बनाया करो, तो अभी तो उसमें बहुत ही कम लोग हैं, तो आप ज्वाइन हो जाइए, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसी ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली आप, है ना। वरना इस वीडियो कमेंट में भी वहाँ पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने एक पेपर भी आपको
ये मैंने एक पेपर भी बना रखा है KVS के टीयर 2 का मॉक टेस्ट है ये, बिल्कुल देखो, है ना। 60 क्वेश्चन होंगे इसमें, 40 वो होंगे, 2.5 घंटे का टाइम है इसमें। मैंने पहले सारे 60 क्वेश्चन डाल लिए हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर के हो गए। फिर ये आपके MCQ टाइप है, ठीक है। ये आपके रीजनिंग के भी डाल दिए मैंने। एंड एक मिनट, ये रीजनिंग के डाल दिए। ऐसे ही ये फिर यहाँ डिस्क्रिप्टिव वाले डाल दिए और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया मैंने। यहाँ इसको आप प्रिंट करा सकते हो भाई, जैसे कि कंप्यूटर का पूछा गया, व्हाट इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी बॉटलनेक एसोसिएटेड विद इट, हाउ डज मॉडर्न मल्टी कोर प्रोसेसिंग मिटिगेट दिस इशू, ठीक है। अब इसका आंसर लिखने के लिए आपको मैंने इतनी जगह दी है, तो उसमें आप लिख सकते हो। तो ये इस मॉक टेस्ट की PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसको आंसर चेक करने के लिए फिर आप AI टूल्स भी डाल दीजिए, वो आपको चेक भी कर देंगे। वरना पूरा पूरा पेपर चेक करवाना है तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं भी चेक कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए।